नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ खान। खुलने लगे हैं वादों के पिटारे, लग रहे हैं तरह तरह के नारे, होने वाली है तोहफों की बरसात, पूछी जा रही है एक दूसरे की जात, मुफ्त में बट रही है बिजली और पानी, मुफ्त में लैपटॉप और लॉलीपॉप, सत्ता की खातिर बांटे जाएंगे हरे हरे नोट। किसी ने कहा है कि औने पौने सपने बेचे, वायदों का व्यापार किया, वोट की खातिर नेताओं ने क्या क्या कारोबार किया। जी हां, हम बात तमिलनाडु की आज करेंगे। तमिलनाडु में वोट लेने और देने की अपनी खास रवायत है। सरकारी खजाने को जनता पर लुटाने और जमकर वोट लूटने के कई किस्से यहां के मंदिरों की तरह मशहूर हैं। 14 की बिसात पर तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। मुकाबला डीएमके और एआईडीएमके के बीच है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को यहां किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है। नरेंद्र मोदी का ग्राफ दक्षिण के इस प्रदेश में जिस तेजी से ऊपर चढ़ा, उससे उम्मीदों का कमल खिलता दिख रहा है। हर चुनाव में खैरात बांटना और बारी बारी से दोनों द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बीच सत्ता का आना जाना तमिलनाडु की नीति बन गई है। मध्य वर्ग बदलाव चाहता है। तमिलनाडु की द्रमुक राजनीति के क्या संकेत हैं, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश के तीसरे विकसित राज्य तमिलनाडु के तीसरे मोर्चे का ताना बाना भूने जाने से पहले ही टूट कर बिखर गया। जयललिता की नजर दिल्ली की गद्दी पर है। तमिल पीएम का नारा जोरों से लगाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों की धड़कनें तेज हो गई हैं। अम्मा ने मोदी से दोस्ती तोड़ी तो करुणानिधि ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। द्रविड़ राजनीति का एक नया मुकाम हासिल करने की होड़ है। विजयकांत और वाइको ने मोदी के साथ जाना मुनासिब समझा। बीजेपी के साथ तमिलनाडु की 5 पार्टियां हैं। करुणानिधि के बेटे अलागिरी भी इन दिनों नमो नमो का पाठ कर रहे हैं। कांग्रेस अकेली है। तमिलनाडु की राजनीति की रवायत के हिसाब से बारी अन्ना द्रमुक की है। जयललिता अपनी झोली में सभी 39 सीटें भरना चाहती हैं। 2009 में उन्हें महज 9 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। डीएमके ने सबसे ज्यादा 14 सीटें जीती। यूपीए को तमिलनाडु से 27 सीटें मिली। लेकिन 2014 में अब तक हुए चुनावी सर्वेक्षणों के नतीजे जयललिता की जीत की कहानी कह रहे हैं। सर्वे का अनुमान एआईडीएमके 15 से 23 सीटें, डीएमके 7 से 13 सीटें, कांग्रेस 1 से 5 सीटें और अन्य 4 से 10 सीटें। चुनावी सर्वेक्षणों के मुताबिक अन्ना द्रमुक को 27% वोट मिल रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान डीएमके को होने जा रहा है। उसे इस बार महज 18% वोट से ही संतोष करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होने वाला है। उसका वोट प्रतिशत 2 से बढ़कर 16 हो सकता है। तमिलनाडु के विकास की कहानी कांग्रेस ने आर वेंकटरमन और सी सुब्रमण्यम जैसे नेताओं के सहारे 1960 में लिखी थी। लेकिन 1967 में करुणानिधि और एमजीआर की राजनीतिक फिल्म सुपरहिट रही। तब से अब तक कांग्रेस की तमिलनाडु में वापसी न हो पाई। द्रविड़ राजनीति की इस फिल्मी कहानी में कई नाटकीय मोड़ आए, लेकिन कहानी का अंत अब तक नहीं बदला। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दीपिका सिंह, चैनल 1 न्यूज। तो तमिलनाडु की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे 3 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजीव कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी, राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा जी और ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले राजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु की जो सरकार है, राजीव कुमार जी, जो तमिलनाडु की फिलहाल राजनीति है वो केंद्र में सरकार बनेगी, उसकी कितनी भूमिका होगी? देखिए आसिफ, इसमें कई चीज़ें अहम हो जाती हैं। जब हम तमिलनाडु का जिक्र करते हैं तो 39 सीटों वाला तमिलनाडु बहुत मायने रखता है।
केंद्र में सरकार बनाने के लिए। और अब जब बीजेपी की कश्मकश जो मोदी को लेकर के पूरे देश में बढ़ी है वो बहुत अहम हो जाती। जब आप तमिलनाडु में जाते हैं तो वहां यह देखना जरूरी है कि तमिलनाडु का जो राजनीतिक ताना बाना है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तमिलनाडु में एक पारंपरिक तौर पर राजनीति होती रही है। यह माना जाता है और देखा भी गया है पिछले कई चुनाव में कि डीएमके बाहर जाती है सत्ता में राज्य में तो एआईडीएमके आ जाती है। जयललिता गई तो करुणानिधि आ गए। हाल में करुणानिधि कांग्रेस से अलग हुए हैं। अब जब बीजेपी अपने तमाम अलायंस ढूंढ रहे हैं जो कि डीएमडीके के साथ या फिर पीएमके के साथ जो गठबंधन की बातें आ रही हैं, ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो पहली बार एक बार फिर से कर्नाटक के बाहर तक ले जाई जाए। दक्षिण भारत में बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रही है। कर्नाटक में जीत तो उसे मिली लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने गंवा दिया। तो अब मोदी के सहारे बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को साधने की कोशिश में लगी हुई है। आलागिरी का आप मामला ले लीजिए, उन्होंने मोदी का जाप किया, नमो नमो किया, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। शायद मोदी को लेकर के ही नाराज है करुणानिधि। तो ये सारे जो फैक्टर हैं, मुस्लिम फैक्टर है। जयललिता को डर था कि पहले वो अगर बीजेपी के साथ जाती हैं तो वोट बैंक का जो बड़ा असर पड़ेगा। तो जो सीटों का बंटवारा आपने दिखाया जिसमें सबसे ज्यादा जयललिता को सीटें मिलती दिख रही हैं, उसके बाद तो स्वाभाविक तौर पर करुणानिधि की पार्टी डीएमके है, उसके बाद जो अन्य है उस अन्य में यही छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसके साथ बीजेपी गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। तो ये रणनीतियां बड़ी बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से अगर हम देखें तो दक्षिण में बीजेपी का जनाधार नहीं है। तमिलनाडु में 5 पार्टियों के साथ हाल ही में भी गठबंधन हुआ है। कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को 5 पार्टियों से गठबंधन के बाद? देखिए, मुझे कोई बहुत ज्यादा इस बात की उम्मीद नहीं है कि बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा वहां पर इन 5 पार्टियों कारण होगा जी। लेकिन जिस प्रकार का गठबंधन राजनीति देश में हो रही है और एक उम्मीद की जा रही है कि अगली बार भी बिना गठबंधन के किसी सरकार का बनना मुश्किल होगा और अगली सरकार में एक एक सीट महत्वपूर्ण होगी। भारतीय जनता पार्टी की नजर तमिलनाडु से 2, 4, 5, 6 सीटों की है कि अगर वैसे जो बीजेपी की वहां ताकत है अगर उसको देखा जाए तो उसे 1 सीट नहीं मिलती। लेकिन जिस प्रकार से उसने विजयकांता बाइको को साथ लिया है उससे एक उम्मीद लग रही है कि 2-4 सीटें इन रीजनल पार्टियां जो स्थानीय पार्टियां हैं जिनका 1-1, 2-2, 3-3 सीटों पे अपना आधार है। बाइको की पार्टी जब वाजपेयी की सरकार थी उसमें भी शामिल थी। तो हो सकता है कि ये 3-4 सीटें मिलें। तो एक तरह से कहा जाए तो एनडीए के रूप में बीजेपी को 2-4 सीटों का फायदा तमिलनाडु से हो सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह से जयललिता के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है, क्योंकि जयललिता ने भी अपना पासा फेंका है कि इस बार दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री क्यों ना हो। जी, तो नाजी जानना चाहिए क्योंकि जयललिता ये नारा दे रही है तमिलनाडु में कि दक्षिण से क्यों ना पीएम उम्मीदवार हो और पीएम उम्मीदवारी जो है वो अपनी पेश कर रही है। तो क्या वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं जयललिता के इस नारे के बाद? उनको कितना फायदा हो सकता है? निश्चित तौर पे इन्हीं कारणों से लेफ्ट पार्टी से जयललिता का मतभेद हुआ और वो अलग हो गए। लेकिन महत्वपूर्ण आसिफ ये है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2% वोट मिले थे और इस बार उन्हें उम्मीद है कि इन 5 पार्टियों के सहयोग से जो 5 पार्टियों को 2009 में वोट मिले थे वो 22.13% वोट मिले थे। तो उनको ये लगता है कि 2% के मुकाबले यदि 5 पार्टियों के संगठन के बूते मैदान में उतरा जाए तो उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि 23% वोट मिले थे एआईएडीएमके को, डीएमके को 25% वोट मिले थे। तो निश्चित तौर पे उनको लगता है कि इन 5 पार्टियों के गठबंधन से उनका वहां नैया पार होगा और साउथ में वो दखल दे पाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य में तीसरी ताकत सक्रिय हुई है और मुझे लगता है कि इसमें सबसे अधिक फायदा विजयकांत के एमडीएमके को होगा, क्योंकि उन्होंने इस समझौते में 14 सीटें की मांग की है जिस पर बीजेपी सहमत हो गई है। कुल मिला के ये लग रहा है कि अल्टीमेटली कुछ भी हो, जैसा मनोज वर्मा कह रहे हैं कि इन 5 दलों के गठजोड़ के बावजूद क्योंकि हो सकता है कि राज्य में एआईएडीएमके की अच्छी स्थिति हो तो उसका गठजोड़ अल्टीमेटली मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ ही होगा, क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके का राज्य में रहा है वर्चस्व। बट इस बार सत्तारूढ़ गठबंधन जो है एआईएडीएमके
वो लगता है कि भले समझौता नहीं हुआ हो, लेकिन चुनाव के बाद हो सकता है कि जयललिता बीजेपी के साथ गठजोड़ करे, लेकिन उनकी शर्तें हो सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वाली बात तो शायद इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर 39 सीटें जीत भी जाएं तो बीजेपी ऐसा कुछ करेगी। जी मनोज वर्मा जी, जिस तरह से करुणानिधि के अगर हम देखें तो उनके परिवार के अंदर खुद अंतर कलह मचा हुआ है, इसका फायदा कितना जयललिता को मिलेगा? देखिए, वैसे तो जो एक बार वहां पर डीएमके राज करती है, दूसरी बार एआईडीएमके राज करती है, तो वो तो एक पुरानी सी एक शैली राजनीतिक तमिलनाडु की हो गई। लेकिन इस बार का वहां सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो तमिल इलम का है, जो श्रीलंका में मछुआरों का सवाल मछुआरों का सवाल हुआ, श्रीलंका के साथ जो रिश्ते हो रहे हैं हमारे, वो बहुत बड़ा मुद्दा हो रहा है। मनोज, उससे महत्वपूर्ण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे कांग्रेस पार्टी ने, यूपी एंड राजीव, इन लोगों ने मछुआरों के सवाल को नहीं उठाया, जिसको लेकर के श्रीलंकन मछुआरों में काफी असंतोष है जो तमिलियन है वहां। तो उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और उसका फायदा इन दोनों गठबंधनों में। यही वजह है कि आज वहां पर कोई भी दल, और मनोज एक चीज और, उसके अलावा ये कि यूपीए 1 और 2 में जिस तरीके से करप्शन हुआ और खास करके 2G का जो मामला है इसमें डीएम के इन्वॉल्व है, तो उसका फायदा एआईडीएमके को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और इसीलिए वहां पर जयललिता ने बराबर अपना ये दांव खेला है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार, जिसमें डीएमके शामिल थी, उसने तमिल स्वाभिमान की रक्षा नहीं की। वो चाहे श्रीलंका का मसला हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तमिलों की भावनाओं को उठाने का। राजनीति में बदलाव मुमकिन है। अम्मा और करुणानिधि के बीच सत्ता की अदला बदली का खेल क्या आगे भी जारी रहेगा? क्या अलागिरी के बागी तेवर डीएमके की लुटिया डुबो देगी? क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वोटों में तब्दील हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपीए की दोनों सरकार तमिलनाडु के सहयोग से बनाने वाली कांग्रेस का हाथ क्या इस बार खाली ही रहेगा? इस तरह के सवालों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि तमिलनाडु में बदलाव की हवा कितनी तेज है, जमीनी हकीकत और सियासी दांवपेच के बीच की पूरी कहानी। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तमिलनाडु में जारी उथल पुथल की। विजयकांत की वजह से करुणानिधि के बेटों अलागिरी और स्टालिन में ठनी और ये दरार पार्टी में दिखी। मौका भी है और दस्तूर भी। जयललिता राजनीतिक शस्त्रों से पुराना हिसाब चुकाना करने की पूरी तैयारी है उनकी। तमिल राजनीति एक दिलचस्प मुकाम पर आकर अब खड़ी हो गई है। द्रविड़ राजनीति में उबाल है। करुणानिधि के बेटों में ठाए ठाए जारी है। अम्मा के सपनों की उड़ान लंबी है। वो चेन्नई से सीधा दिल्ली पहुंचना चाहती हैं और करुणानिधि को ठीक उसी अंदाज में निपटाना चाहती हैं जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी कांग्रेस के सफाई की बात कर रहे हैं। सपने टकराए तो दोस्ती में दरार पड़ गई और स्वार्थ टकराए तो घर में फूट। जयललिता और नरेंद्र मोदी की दोस्ती में पीएम की कुर्सी फंस गई तो अलागिरी और स्टालिन के बीच विजयकांत का पेच। घर के किस्से सड़कों पर सुनाए जाने लगे और सपनों की उड़ान तीसरे मोर्चे के दरवाजे। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, आम आदमी पार्टी की सदस्यता का ग्राफ भी उसी तेजी से चढ़ा। दोनों की कोशिश कड़गम पार्टियों की नकेल कसने की है। जयललिता के सपनों को हकीकत में बदलने का जिम्मा वाम दलों से उठाया न गया। अम्मा ने ऐन वक्त पर वाम दलों को किनारे लगा दिया। मोदी को पीएम बनवाने के लिए वाइको और विजयकांत ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी का अनुमान प्रदेश की 3-4 सीटें हासिल करने का है।
नतीजों के बाद जरूरत के हिसाब से सत्ता की सौदेबाजी होगी। करुणानिधि इसीलिए शांत बैठे हैं और चुपचाप अपने मजबूत वोट बैंक को टटोल रहे हैं। आसार अगर तीसरे मोर्चे का बना और सीटें सबसे ज्यादा मिली तो जयललिता का दावा अपना दम दिखाएगा। नतीजों में तीसरा मोर्चा फिसला तो हर हर गंगे। जयललिता मोदी टर्म लेने में ज्यादा वक्त खर्च नहीं करेंगी, ये सभी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ दीपिका सिंह, चैनल वन न्यूज। जी मनोज जी, आम आदमी पार्टी के उदय और बीजेपी के बढ़ते जनाधार से तमिलनाडु के नतीजों पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, तमिलनाडु में आम आदमी पार्टी का कोई आधार ज्यादा नहीं है और दिल्ली में प्रयोग हुआ वो थोड़ा बहुत सफल रहा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तमिलनाडु की राजनीति में, लेकिन असर इसका थोड़ा बहुत हर जगह पड़ रहा है। नहीं, चेन्नई में थोड़ा बहुत हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, बहुत ज्यादा असर नहीं है आम आदमी पार्टी का। वो रीजनल और स्थानीय पार्टियां ही वहां पर हावी हैं और इस बार का पूरा चुनाव भी जयललिता, करुणानिधि, वाइको, विजयकांत इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाला है। उसमें केजरीवाल जी बहुत ज्यादा फिट नहीं बैठते वहां। जी हाँ, केजरीवाल की दरअसल आसिफ जब बात होती है तो वो शहरी इलाकों को छोड़ दीजिए, तमिलनाडु बड़ा अलग किस्म का राज्य है। वहां के जब 39 सीट है, सारा खेल सीटों की संख्या को लेकर है। सीटें आपकी तब बढ़ेंगी जब आपके पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण होगा। वोटों का ध्रुवीकरण तब होगा जब लोग आपकी तरफ आएंगे और लोग आपके मुद्दों से आकर्षित होंगे। तमिलनाडु में कुछ गिने चुने और तमिल अस्मिता से जुड़े हुए मुद्दे हावी रहते हैं। अभी हाल में हुआ राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनको फांसी देने की और उनकी सजा को माफ करके उनको रिहाई की बात आई, इसको लेकर के सब ने वोट बैंक की राजनीति की, चाहे करुणानिधि हो या जयललिता हो। श्रीलंका के साथ भारत के पक्ष को लेकर यूनाइटेड नेशन में जो रुख रहा उसको लेकर के सब ने राजनीति की। और जयललिता के प्रधानमंत्री बनाने की जो बात बीच में चली है, इसमें प्रधानमंत्री जयललिता बने या ना बने आसिफ, लेकिन यह बात इसलिए उठाई जा रही है कि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व जो है, दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व जो है अब केंद्र के स्तर पर भी होना चाहिए। कामराज के बाद से जो है उस इलाके में उतना बड़ा नेता जो नहीं हुआ तमिलनाडु के हितों को केंद्र के लेवल पर ले जाए, तो ये सारे मुद्दे जो हैं वो वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और शायद मोदी इसी बात को समझते हैं, जो ये छोटी छोटी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन है, ये उसी टारगेट को, उसी चीजों को टारगेट करके शायद लिया गया है। बिल्कुल नाग जी, जिस तरह से जयललिता ने यह मुद्दा उठाया था, राजीव गांधी जो हत्याकांड के दोषी थे उनको रिहा करने की बात करी थी, अब उनको इस मुद्दे को लेकर कितना फायदा हो सकता है? निश्चित तौर पे वो तमिल अस्मिता के सवाल को लेकर के एक तरह से तमिल सेंटिमेंट को जीतने की कोशिश की थी उन्होंने, जो शायद नहीं हो पाया। लेकिन महत्वपूर्ण ये है आसिफ कि तमिलनाडु में इसके अलावा वहाँ का जो मिजाज है, जो राजीव बता रहे हैं, जो मनोज बता रहे हैं, वहाँ आप पार्टी का बहुत ज़्यादा भविष्य नहीं है, क्योंकि वहाँ बानियार हैं, द्रविड़ पार्टी हैं, दोनों AIADMK और DMK। तो निश्चित तौर पे वहाँ दूसरे हिंदी पट्टी के राज्यों की तुलना में तमिलनाडु में जातीय समीकरण बहुत मजबूत है और वो शायद उत्तरी भारत के जो जातीय समीकरण है पॉलिटिक्स में, उसको मात करता है। और ये आज से नहीं, वो MG रामचंद्रन, अन्नादुराई के टाइम से ही है। तो निश्चित तौर पे वहां आप पार्टी का तो कोई अस्तित्व होता हुआ नहीं देखता और शायद वहां डेंट भी नहीं कर पाएगी आप पार्टी। एक दूसरी बात यह कि पूरा चुनाव जो है वहां सबसे अधिक डेंट लगना अगर है तो DMK को और कांग्रेस को, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के तमिल अस्मिता, तमिल सेंटिमेंट, राजीव गांधी के हत्यारे के मामले में जो पॉलिटिक्स चली और जो मछुआरों का सवाल है, इन सवाल पे इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज साफ दिख रहा है कि तमिलनाडु में चुनाव परिणाम चाहे जो भी हो, अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी और AIADMK का गठबंधन किसी लेवल पे होना तय है। बिल्कुल। तो मनोज जी, जिस तरह से ये पूरा मुद्दा हुआ था तमिलनाडु में राजीव जी को लेकर, उसके बाद जयललिता ने बयान दिया था, क्या क्योंकि कांग्रेस से भी खफा है वहां के लोग, इसके अलावा क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए आसिफ, एक चीज साफ था कि हाँ सॉरी, ये कि ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा किया जाए, वो उस सेंटिमेंट का पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए जयललिता ने उठाया था, लाभ लेने का एक मनोज जी, चुनाव के वक्त ये मुद्दा उठाया गया, इससे पहले क्यों मुद्दा उठाया गया, चुनाव के वक्त क्यों उठाया गया? जयललिता को भी इस बार लग रहा है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते इस पहले को कि जयललिता सिर्फ समर्थन बीजेपी को दे सकती है। जयललिता की जब हम बात करते हैं तो साथ में बीजू पटनायक को भी जोड़ते हैं, जो लगभग 14-15 सीटें जीत के उड़ीसा से आते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में इसका प्रयोग हो चुका है, जब जयललिता और नवीन पटनायक ने मिलकर PA संगमा को उम्मीदवार बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने
पीएस संगमा को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दिया। तो जयललिता की जो नजर है, और जयललिता को लगता कि जब देवगौड़ा कर्नाटक से आते हैं 28 सीटों वाले कर्नाटक राज्य से, और वो केंद्र में प्रधानमंत्री कांग्रेस समर्थन से बन सकते, तो 39 सीटों वाले तमिलनाडु से जयललिता क्यों नहीं बन सकती? इसी बात को मैंने जिक्र किया कि जयललिता अपने दांव खेल रही है। जयललिता को पीएम बनाने की बात जो उठी है वो इसलिए नहीं है कि पीएम बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, ये इसलिए तमिल की राजनीति में जो तमिल सेंटीमेंट है आसिफ, उसको छूने की कोशिश है। दूसरी बात कि तमिलनाडु में जिसकी सरकार राज्य में रहती है उसकी संख्या लोकसभा सीटों में भी ज्यादा रही, आमतौर पर देखा गया है। और आपने भी जो रिपोर्ट दिखाई उसमें भी यही चीज देखी गई कि जो जयललिता है वो संख्या में सबसे आगे रहेंगी। दूसरी बात, राजनीति की फितरत और सियासत की जो नियत है उसको भी समझना जरूरी है कि चुनाव से पहले कौन आपके साथी हैं, चुनाव के बाद आपको कौन छोड़ सकते हैं। जयललिता का झुकाव हमेशा एनडीए की तरफ रहा है, मोदी की तरफ है, यह बात साफ तौर पर सबने समझी है, हर कोई जानते हैं। ये बात देखना, अभी वामपंथियों के साथ मिलकर राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया है, तो ऐसा नहीं है। जयललिता मौके के हिसाब से दाव चलती रहती है अपने। मौका परस्ती हर जगह है, वामपंथियों के साथ भी बात नहीं बनी क्योंकि उनको मालूम था कि हर जगह है, लेकिन अब देखना ही है चुनाव के बाद ही। लेकिन राजीव जी, चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा जब उसके नतीजे आएंगे कि किसको फायदा मिला, किसने मुद्दे उठाए और किन्होंने जो जनता है उसके दिल को टटोला और दिल को जीता। हमसे बातचीत करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, तो फिलहाल इस खास